नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास के अंदर बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में, कैटालिस्ट के बारे में। क्या होता है उत्प्रेरक और किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक होता है, कैटालिस्ट होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, क्या वो रोल प्ले करता है कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो अगर उत्प्रेरक की बात की जाए तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। इसका मतलब ये है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपने कौन सा उत्प्रेरक यूज किया है, किस टाइप के उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है, या मैं कहूं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। लेकिन उनके स्वयं के द्रव्यमान में, द्रव्यमान बोले तो मास, और उनके केमिकल कंपोजिशन में, रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो बदलते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो खुद का द्रव्यमान रहता है, मतलब द्रव्यमान रूप से, मतलब खुद का जो द्रव्यमान रहता है वो अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज रहता है, बदलता नहीं है। साथ में जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक दृष्टि से मैं कहूं केमिकल, अगर रिएक्टिविटी देखो मैं उनकी, या फिर मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करूं, तो वो भी नहीं बदलता है। जैसा वो पार्टिसिपेट करता है वैसे ही वो प्रोडक्ट चेंज करने के बाद में क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, लेकिन स्वयं द्रव्यमान और रासायनिक संगठन की दृष्टि से क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण, कैटालाइसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे चर्चा करता हूं, जैसे हमारे पास में पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, ये हमारे पास में है पोटेशियम क्लोरेट। अब ये पोटेशियम क्लोरेट है, जब हम उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, कब, जब हम उत्प्रेरक काम में नहीं लेते हैं उस टाइम में, जब हम इसका विघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है मेरे भाई, हाई टेम्परेचर की। मतलब ये टूटता है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा आपको हाई टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 653 से लेकर के 680 केल्विन तक का टेम्परेचर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके हमारे पास में क्या बना लेता है, KCl प्लस O2 कर लेता है। अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, KCl 2, KCl 2। क्लियर। यहाँ पर ये सॉलिड होता है, जबकि यहाँ पर KCl भी सॉलिड होता है, ये ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। क्लियर। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब हम उत्प्रेरक काम में नहीं लेते हैं, या मैं कहूं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति की बात है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। और जब हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो क्या होता है, ये रिएक्शन ज्यादा हाई टेम्परेचर पर न होकर के लो टेम्परेचर पर ही, लगभग ये मान के चलो 430 या 450 केल्विन के आसपास ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है, संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसी अभिक्रिया में मैं क्या डाल दूं, उत्प्रेरक डाल दूं, और उत्प्रेरक यहां मैं प्रयोग कर रहा हूं, किसका, उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहा हूं यहां मैं
MnO2, ये मैंने क्या ले लिया, कैटालिस्ट ले लिया। और जैसे ही मैं कैटालिस्ट लेता हूं तो यहां पर इसका क्या हो जाता है, डीकंपोजिशन हो जाता है। डीकंपोजिशन तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर टेम्परेचर होगा वो बहुत लो टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन। यहां लिख सकता हूं मैं लो टेम्परेचर, लगभग 450 केल्विन से लेकर के आपको मैं कह सकता हूं 673 केल्विन के आसपास, या मतलब यहां इससे तो बहुत कम टेम्परेचर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब बात ये आती है कि इस अभिक्रिया में जो हमने कैटालिस्ट भाग लिया है, कैटालिस्ट डाला है, मैग्नीज ऑक्साइड जो कैटालिस्ट का हमने प्रयोग किया है, पहली बात ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका काम केवल इतना सा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। वो डिपेंड करता है ये किस टाइप का है, हो सकता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, हो सकता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे। बट जनरली जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। क्लियर? लेकिन कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, जिसके बारे में हम टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे कि वो कौन से कैटालिस्ट है, सभी के बारे में। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो उत्प्रेरक, जैसे ही हम उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रेजेंस के अंदर, ये जो अभिक्रिया है वो एक लो टेम्परेचर पर क्या हो गई, संपन्न हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल कैसे रहा है, क्या कर रहा है ये ऐसा जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल दिया। तो ध्यान से समझना, जो उत्प्रेरक होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जाकर के, और जो कैटालिस्ट का जो हमारे पास में रिएक्टेंट होता है, या मैं कहूं उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, सक्रियण ऊर्जा होती है, उस सक्रियण ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करता है और सक्रियण ऊर्जा को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। कैसे करता है? तो आप वहां कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी को, सक्रियण ऊर्जा को चेंज करके, बदल करके वो अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। क्लियर? तो यहां पर अब हम इस कॉन्सेप्ट को, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिटेल से बात करेंगे यहां पर। अब देखिएगा कि जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदलता कैसे है। तो मैंने लिखा है जो उत्प्रेरक होता है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, उसको चेंज करके, उसको बदल करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब यहां ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। देखो क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे अणु और परमाणु उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे अणु परमाणु भाग लेते हैं। आपको पता है कि एक मोल के अंदर जो परमाणु की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है, वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। आवोगाद्रो संख्या 6.02 × 10⁻23 ये आवोगाद्रो नंबर होती है। तो कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो सभी सारे के सारे जो कण होते हैं वो सारे के सारे कण उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल कुछ ही कण उस रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं, उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो कण उस अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं सक्रियण अणु, एक्टिव मॉलिक्यूल। और उन एक्टिव मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? जैसे हम किसी भी काम को कर रहे हैं, हम बहुत सारे हैं और हम किसी काम को करना चाह रहे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उस काम को करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वो एक्टिव मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो उस काम को करना ही पसंद नहीं करते, इसका मतलब वो उस काम को करना ही पसंद नहीं करते, इसका मतलब वो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। कुछ ऐसे हैं काम करना पसंद कर रहे हैं लेकिन ज्यादा कोई खैर इंटरेस्ट नहीं है, बीच में हो सके तो स्टॉप भी कर सकते हैं। तो क्लियर है यहां पर ये बात। जो एक्टिव मॉलिक्यूल आप समझ गए, उनकी जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
उत्प्रेरक आता है और रासायनिक अभिक्रिया में इस एक्टिवेशन एनर्जी से क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है, या तो कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, और इसी में छेड़छाड़ करके इसी को बदल करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपके सामने यहां ले रहा हूं वाई एक्सिस है एक हमारे पास में, ये हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये हमारे पास में वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर ले रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या ले रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स अक्ष पर ले रहा हूं मैं रिएक्शन पाथ, अभिक्रिया का पाथ ले रहा हूं। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है, या मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, अभिक्रिया निर्देशांक ले रहा हूं, ये एक ग्राफ होता है जो जनरली मैं आपको बता रहा हूं। मान लिया हमारे पास में एक रिएक्शन है जिसमें क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर देखिएगा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि हमारे पास में एक रिएक्टेंट है और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास ये रिएक्टेंट यहां है, ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तब आपके पास में ये सक्रिय ऊर्जा बैरियर, जो आपके पास में जो पाथ होता है वो ऐसे आता है, ऐसे। इसका मतलब इस पथ से यहां पर ये रिएक्टेंट है, यहां पर क्या है, रिएक्टेंट बोले तो क्रियाकारक, रिएक्टेंट बोले तो क्रियाकारक, क्रियाकारक, और ये आपके पास में यहां क्या बन गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद। अब देखो यहां पर आप ध्यान से समझना, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, यहां पर जो ये गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप, ये जो गैप, ये कहलाता है, इस एनर्जी बैरियर को ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब उत्प्रेरक की क्या है, अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो क्रिया कारक से प्रोडक्ट इस प्रकार से बनता है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर? अब जैसे ही आप उत्प्रेरक डालते हो, अब ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्टेंट है और ये बदल रहा है प्रोडक्ट में, तो ये इस रास्ते से जा रहा है, इस पथ से जा रहा है, इस पथ से, उस समय इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA है। क्लियर? और जैसे ही आप कैटालिस्ट डालते हो तो कैटालिस्ट इसको कौन से रास्ते से ले जाता है, इसको कौन से रास्ते से ले जाएगा वो आप ध्यान से देखना। ये जैसे ही आप कैटालिस्ट डालोगे तो यहां देखो कैटालिस्ट क्या करेगा, कैटालिस्ट इसको शॉर्टकट रास्ता देगा कि आप इतनी ज्यादा मेहनत मत करिए, इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन चलेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से। और जाकर के देखो यहां पर ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये कब की बातें हैं, ये तब की बात है जब अपन क्या लगाम में ले रहे हैं, उत्प्रेरक, मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो आप यहां से देखो, जैसे ही आप उत्प्रेरक डालते हो तो आपने देखा उत्प्रेरक है वो इस जो रेट ऑफ जो एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म बोले तो क्रियाविधि में, ये जो उत्प्रेरक है वो इस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में, मैकेनिज्म में छेड़छाड़ करता है और सक्रिय ऊर्जा को बदल देता है। बोलो पहले सक्रिय ऊर्जा इतनी थी और अब बोलो हमारे पास में जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है वो एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये निकल करके आ रही है, ये निकल करके आ रही है EC। EC का मतलब कैटालिस्ट की उपस्थिति के अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आप एक बात बताओ, यहां उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको मैं EC इसलिए लिख रहा हूं, जनरली एक्टिवेशन एनर्जी को तो EA से ही लिखते हैं, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं C। इसका मतलब कैटालिस्ट की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने देखा कैटालिस्ट की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो गया, कम हो गया रे। जब इसका मान कम हो गया तो आपको मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मान, अभिक्रिया के वेग का मान
क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि आप यहां देखो, यहां क्या देखा आपने, यहां पर ये देखा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मोर है, अधिक है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम। जनरली मैं कह सकता हूं या फिर वैसे कह सकता हूं कि स्लो रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, स्लो रिएक्शन। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो देखो यहां पर उत्प्रेरक ने एक अलग रास्ता दिया है ना, जो जिसका बैरियर क्या है, छोटा है। और छोटे बैरियर को एक छोटा पाथ प्रदान कर दिया, शॉर्टकट रास्ता। ऐसे बोलूं तो मैं एक बिल्कुल सिंपल है, मैं ये शॉर्टकट रास्ता दे दिया। और इस शॉर्टकट रास्ते से हम जाएंगे तो बोलो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि उत्प्रेरक की या उत्प्रेरक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, बर्जीलियस। क्या था, बर्जीलियस। और बर्जीलियस ने ये जो आपको शब्द दिया था, ये शब्द कब दिया था मेरे भाई, ये शब्द बर्जीलियस ने दिया था 1835 में दिया था। तो ये बात भी थोड़ा सा याद रखना कि उत्प्रेरक शब्द सबसे पहले किसने दिया, बर्जीलियस ने। और कब दिया मेरे भाई, 1835 में। कौन सा शब्द, उत्प्रेरक शब्द। और याद रखना ये जो बर्जीलियस भाई साहब हैं, इन्हीं को उत्प्रेरक के द्वारा जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं उत्प्रेरण या कैटालाइसिस। उत्प्रेरण क्रिया का पहला नोबेल पुरस्कार भी किसे मिला गया है, ये पुरस्कार मिला है बर्जीलियस को। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज जो हमने पढ़ा है वो क्या इंपॉर्टेंट है, हमने केवल और केवल कैटालिस्ट का, उत्प्रेरक का बेसिक इंट्रोडक्शन जाना है। केवल और केवल ओनली कैटालिस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लियर कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देते हैं। एग्जाम में सवाल आता है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया के ऑप्शन ए वेग को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन बी अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। ऑप्शन सी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम भी करता है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है। चेंज में दोनों बातें आ गई। दूसरी बात, जब उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्य करता है तो उस दौरान उत्प्रेरक का स्वयं का मास और केमिकल कंपोजिशन दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, नो चेंज रहते हैं, नहीं बदलते हैं। तीसरा हमारे पास सवाल आता है मेन पॉइंट कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कैसे करता है, तो आप कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके। क्लियर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान बढ़ा देगा, पहले से बढ़ा देगा तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान बढ़ जाएगा। क्लियर। उत्प्रेरक शब्द सबसे पहले किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया। उत्प्रेरण क्रिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, बर्जीलियस को मिला। और उत्प्रेरक शब्द 1835 में बर्जीलियस ने दिया। तो आज की क्लास में हम यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट के बारे में। क्लियर। तो क्लास अगर पसंद आई है तो मजा तब आएगा जब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। आपका ये प्यार है वही मुझे मोटिवेट देगा, वही मुझे उत्साहवर्धित करेगा आगे और क्लास बनाने के लिए, और क्लास जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।